कक्षा 10 गणित जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.4 है उसे आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्नावली को क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है जो कि आपको NCERT में यहाँ मिल जाएगा। ये जो काला काला लिखा हुआ है ना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज़ क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आसान शब्दों में। इसे बोलते हैं मूलों की प्रकृति। इसे जो चीज़ लिखी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति। तो टॉपिक हम डालते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, मूलों की प्रकृति। आपको द्विघात समीकरण पता ही है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें जो भी हमारा चर हो उसके अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है कि नहीं, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है, सभी को पता है। जहाँ ये जो a होता है ना, ये कांस्टेंट पद, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये a क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, c क्या होता है, अचर पद। ये सब हम 4.1 में पढ़ चुके हैं, सभी कुछ जानते हैं। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक चीज़ होती है विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसे d से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है b² - k 4ac। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। ये जो विविक्तिकर है ये चीज़ डिसाइड करती है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, ये चीज़ हमारा डिसाइड करता है। अब 3 केस हैं यहाँ पर, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, 3 केस हैं आपके पास, एक एक करके मैं बात करूँगा। पहले केस में आते हैं, यदि d का मान धनात्मक होता है, मतलब धनात्मक होता है कि उदाहरण के तौर पे अगर आपने d हल किया, जैसे कि 10 आ गया, 105 आ गया, कुछ भी धनात्मक मान आ गया, ऐसे अगर d धनात्मक आता है ना कुछ भी, तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। आप कह रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होता है का मतलब आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। x की घात 2 है तो आपके 2 मूल निकलेंगे, है ना। जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही मूल निकलते हैं, 2 मूल होंगे। और अगर d का मान धनात्मक आया है तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे। एक अगर 2 कुछ है तो कुछ दूसरा कुछ होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरे केस में आ जाओ, यदि d का मान 0 का मतलब 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। वह समान मूल होंगे। समान मूल होंगे का मतलब क्या है कि एक का मान वही होगा, दूसरे का मान भी वही होगा, समान मूल होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सपोज करो एक x का मान 2 आया है, दूसरा x भी 2 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। मूलों का अस्तित्व होता है और ये चीज़ इसमें क्या होगा, मूल अलग अलग होते हैं और इसमें मूल क्या होता है, समान होता है। अगर धनात्मक होगा, यहाँ देखो, अगर धनात्मक होगा तब भी मूल का अस्तित्व होगा और अगर 0 आए तब भी मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर आ जाए केस 3, यदि d का मान, मतलब d का मतलब विविक्तिकर का मान
ऋणात्मक ऋणात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अच्छा, ये किस चीज़ का अस्तित्व की बात कर रहे हैं? क्या अगर आपसे मैं पूछा जाए, हाँ एडवांस की चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछ दे भाई ये मूलों का अस्तित्व है नहीं कि क्या, किस चीज़ की बात कर रहा है, मतलब मान निकलेगा ही नहीं। देखो मूल निकलेंगे, इनमें वास्तविक संख्या का मान निकलेगा इन दोनों ही परिस्थिति में, लेकिन ये जो परिस्थिति होती है ना इसमें वास्तविक संख्या नहीं निकलता है। और हम जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं ना वो वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, कक्षा 11 में जाओगे तो इस केस का भी आपको आंसर निकल जाएगा, है ना, इस केस में भी आंसर निकल जाएगा। जाए तो मूलों का अस्तित्व और मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब कोई हल निकाल नहीं सकते इस केस में, कोई हल नहीं कर सकते। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी द्विघात समीकरण में डी का मान ऋणात्मक आ जाता है तो उस क्वेश्चन का कोई हल नहीं होगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ, ठीक है ना, उदाहरण तो करेंगे ही करेंगे, पहले प्रश्नावली पे आ जाते हैं। ये प्रश्नावली है हमारी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको 4.4 का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले तो प्रकृति ज्ञात करनी है, मतलब समान मूल होगा, विपरीत मूल होगा, या मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा उसके बारे में जानना है। अगर अस्तित्व है तो उसको हल भी करना है, ये क्वेश्चन बोला है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ a के स्थान पर कितना है, x का गुणांक a होता है, b कितना है, x का गुणांक b होता है, और c क्या होता है, अचर पद। कोई दिक्कत नहीं है। अतः विविक्तिकर डी का सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac। b कितना है, माइनस के 3 का वर्ग 4, a कितना है 2, c कितना है 5। तो देखो माइनस का जब भी आप वर्ग करोगे तो प्लस हो जाता है, और 3 को 2 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 यानी कि 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने, तो फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ ये a है, ये BAC है, b² माइनस के 4AC, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 9 में से 40 घटाओगे तो माइनस के 31, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि d का मान ऋणात्मक है, माइनस आ गया है ना, ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अस्तित्व नहीं है तो हल नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अतः हल असंभव है, ठीक है। जो वास्तविक संख्या के रूप में जो हल है वो असंभव हो जाएगा, क्योंकि डी का मान जैसे ही माइनस आएगा इसका हम हल नहीं निकाल सकते, ये पता चल गया हमें। तीसरा केस यहाँ लग जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में इसके, ठीक है। द्वितीय पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर है हमारा 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण में दे रखा है, समीकरण इसको 1 मान लो। यहाँ a कितना है, देखो x का गुणांक a,
बी कितना है, एक्स का गुणांक माइनस के 4√3 और सी कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो विविक्तिकर निकालना है हमें मूलों की प्रकृति के लिए, अतः विविक्तिकर ठीक। तो आप चाहो तो और एक वर्ड लिख सकते हो ऊपर मूलों की प्रकृति के लिए विविक्तिकर डी बराबर ऐसे करके लिए हैं। तो बी क्या हमारे पास माइनस के 4√3 का वर्ग, 4 ए है 3, फिर सी है, फिर 4। देखो माइनस का वर्ग करने पे तो प्लस आता है, इसका मतलब क्या होता है 4√3 को 2 बार गुणा करना है। पावर में जितना होता है उसको उतनी बार गुणा करता है उसी संख्या को। 4 12, 12 चौके 48। अब इसको हल करना आपको आना चाहिए। 4 चौके 16 गुणा √3 गुणा √3 सिर्फ 3, अंडर हट जाता है 2 बार गुणा करने पर। तो 16 3 48, 48 में से 48 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 0। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान 0 है अतः मूलों का अस्तित्व होगा, क्योंकि 0 आएगा और जब प्लस आएगा तब अस्तित्व होगा और माइनस आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। और जब मूलों का अस्तित्व होगा और जब डी का मान क्या आता है 0, तो 2 बराबर मूल होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, 2 बराबर मूल। इससे मेरे को ये हिंट लग गया कि जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों समान होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। ये पता चला हमें, है ना। ठीक है, अब प्रश्न पे आ जाते हैं। ये है हमारा प्रश्न। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड यही होगा, क्योंकि आपने डी निकाला है ना, आपने डी निकाला है, अस्तित्व चेक कर लिया है। तो जब डी निकाल ले हुए आप, तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप कौन से मेथड लगाओ, द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र से x का मान क्या होगा, यहाँ से माइनस के b प्लस माइनस अंडर के b² माइनस के 4ac/2 है। ये तो पहले ही पढ़ चुके हो। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ये किसका सूत्र होता है भाई साहब, ये तो विविक्तिकर का सूत्र होता है। तो यहाँ d लिख देंगे और बट्टे में 2 है। और इस क्वेश्चन के लिए आप d पहले ही निकाल चुके हैं। ये देखो अभी d निकाला था, कितना आया था 0। तो आपका कितना समय बच गया, माइनस b का मान कितना था, माइनस के 4√3 प्लस माइनस, और d का मान क्या निकाला था आपने 0, और a का मान आपके पास कितना था 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस को लिखा नहीं जाता है, 4√3 प्लस माइनस 0 का अंडर 0 ही होता है, 2 3 6। ठीक, अब आप देखिए यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ से 4√3 प्लस का सिंबल लेंगे यहाँ से, और ये 0। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो वही रहता है, और 2 दूनी 4 2 3 6। सो x का मान क्या हो जाएगा, √3/3, 2 √3/3। ठीक है, ये सही उत्तर है, क्या आ जाएगा। अब माइनस चिन्ह ले लो, जब आप माइनस लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर प्लस लिया था, अब की बार क्या लेना माइनस। तो किसी संख्या में 0 को जब घटाते हैं भी तो वही संख्या रहती है, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 2 दूनी 4 2 3 6। तो आपको दिख रहा है दोनों मूल हमारे समान है, कि वो हमें पहले ही पता चल गया था। आया समान, ये दोनों के दोनों मान समान है, तो ये हमारा आंसर है। आराम से हो गया क्वेश्चन। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया।
अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट, ठीक है ना। इस पे आते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको सरल करना है हमें, ठीक। समीकरण एक मानते हैं। यहाँ ए की प्लेस पे क्या है 2, बी के प्लेस पे माइनस के 6 और सी के प्लेस पे 3 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब लिख सकते हो मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति के लिए डी न मान निकालते हैं। तो देखिए डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। डी का मतलब विकर्ण। तो b कितना है मेरे पास माइनस का 6 का वर्ग, 4 फिर है e फिर है c। सभी मान ऊपर से उठा के देख के रख दिया हमने। माइनस को 2 बार गुणा करोगे। कभी भी कोई संख्या हो ब्रैकेट के ऊपर जब विषम संख्या होती है, सम संख्या होती है, तो हमेशा प्लस ही आता है। 6 को 6 बार गुणा, मतलब 6 को 2 बार गुणा करना है। और 4 दूनी 8 या 24, तो 36 माइनस 24 यानी कि 12। डी का मान 12 है, यानी कि ये धनात्मक है। एक धनात्मक संख्या है ना, ये क्या है, एक धनात्मक संख्या। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि डी का मान धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा व विपरीत मूल होंगे। क्योंकि जब डी का मान धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व तो होता है, लेकिन जो आंसर आते हैं हमारे वो अलग अलग आते हैं, ठीक है। मूलों का अस्तित्व होगा वो विपरीत होगा। ठीक है, अब हम हल करेंगे। सो मैंने बोला अभी आपको, जब भी आप डी निकालो तो हमेशा किस सूत्र का प्रयोग करना है हल करने के लिए, द्विघात सूत्र का। द्विघात सूत्र से x का मान क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac बट्टा 2a, यही सूत्र होता है। माइनस b का मान हमारे पास कितना है, माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर b का मान हमारे पास वही माइनस 6 का वर्ग, 4a का मान कितना था 2 × 3, फिर 2a, e कितना है हमारे पास 2। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चीज़ क्या होती है, डी होती है। डी आपने अभी निकाला है 12, तो सीधा सीधा रख दो, माइनस गुणा माइनस प्लस का 6 और यहाँ अंडर के अंदर क्या आ जाएगा 12, हल करने पर 2 दूनी 4। अब 12 का वर्गमूल निकालो, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। जिसका जोड़ा बना वो तो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 √3 बट्टा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ऊपर से ऐसी कौन सी संख्या जिसमें दोनों का भागा चला जाएगा, 2 2 3 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, यहाँ पर √3 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, प्लस चिन्ह लेने पर ठीक, प्लस चिन्ह लेंगे, 3 यहाँ से चिन्ह लेना है प्लस का। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या नहीं जुड़ती है,
तो यही हमारा आंसर है। ठीक, फिर आप क्या ले लीजिए माइनस चिन्ह लेने पर। जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 3, यहाँ प्लस के बाद का चिन्ह क्या माइनस लेना पड़ेगा हमें। अब यह हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया ये पार्ट भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के जो हमारे तीनों पार्ट है वो हमने आराम से कर लिए। दूसरा पार्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा हर बार आता है क्वेश्चन, उसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसकी 2 बराबर मूल हो। मतलब ये जो द्विघात समीकरण में दे रखा है ये पहले से ही बोल रखा है कि ये इनके जो मूल है वो बराबर है, तो k के किस मान के लिए बराबर होंगे वो हमें बात करना है। ठीक है, k के किस मान के लिए मूलों के मान बराबर रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। वही चीज़ देखिए, यहाँ ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 21 और सी का मान कितना है 3। ठीक है, प्रश्नानुसार मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए विविक्तिकर का मान क्या होगा। जब मूल बराबर होता है ना तो विविक्तिकर का मान क्या होता है 0। अभी 3 केस बताए थे ना मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड केस में मैंने बताया था कि डी का मान 0 होता है तभी मूल बराबर होते हैं। तो अगर मूल बराबर तो डी का मान क्या होगा 0 होगा। यानी कि इसका सीधा सीधा अभिप्राय है डी का सूत्र क्या होता है b² - 4ac, इसका मान 0 होगा। ठीक है, मान रख देते हैं। b का मान है k का वर्ग 4, a का मान 2 और c का मान 3। 4 दूनी 8, 8 तियां 24, माइनस के 24 बराबर के उस तरफ जाके प्लस के 24। तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा क्योंकि k² है। वर्गमूल निकालेंगे 24 का अंडर रूट, प्लस माइनस लग जाएगा। 24 का निकालो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6। ठीक है, सो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ से सिर्फ एक का ही जोड़ा बनना है, बाकी का जोड़ा नहीं बनना। 3 एकम 3, ठीक है ना, इसका जोड़ा नहीं बना तो जिसका जोड़ा बना वो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बना 2 तियां 6 वो रूट के अंदर। तो k का क्या मान हो जाएगा ±2 अंडर रूट 6 उत्तर। इसका मतलब है कि k के 2 मान है आपके, एक k का मान है प्लस के 2 अंडर रूट 6 और एक k का मान है माइनस के 2 अंडर रूट 6। ये है आपके पास आंसर। कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, आराम से हो गया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पर। ये है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि x -2 प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण अभी हमें दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। गुणा करो कि x गुणा x क्या होगा, x की घात 2, क्योंकि इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, 1 और 1 2 और ये 2 की x हो जाएगा और ये प्लस के 6 बराबर 0। ये समीकरण 1 है हमारे पास। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ
ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा के, बी का मान क्या है, माइनस के 2 के, और सी का मान क्या है हमारे पास, प्लस के 6। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लिखोगे चूंकि मूल बराबर है इसलिए डी का मान क्या होगा, 0, क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो डी का मान 0 होता है। और डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 0 के बराबर। अब मान रखेंगे बी कितना है, माइनस के 2 के, 4 ए का मान है के एंड सी का मान है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के, और यहाँ से आ जाएगा 4 छंग 24k, माइनस के 24k उस तरफ देखो, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4k, तो 4 तो बाहर आ गया, के स्क्वायर से के बाहर निकाला तो 1k बचेगा, क्योंकि यहाँ 2k था, 1k बाहर आ गया तो 1 के अंदर बचेगा। 4 छंग 24, 6 बार गया, के तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ठीक है। तो क्योंकि गुणनखंड बना है तो हम क्या करेंगे, यदि 4k 0 के बराबर लोगे तो 4 गुणे में जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो k का मान क्या आ जाएगा, 4, सॉरी k का मान आ जाएगा 0, पहला आंसर। फिर यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 6, और हमारा दूसरा आंसर क्या आएगा, k इक्वल टू 6, ठीक है। आराम से बन गए ये क्वेश्चन भी हमारे, ओके। अब आते हैं बाकी क्वेश्चनों पे। क्या बोल रहे हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या बोल रहे हैं, एक आम की बगिया बनाना है, ठीक है, आयताकार बगिया बनाना है, ये बगिया बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बगिया है, ये हमारी क्या होती है, चौड़ाई, और ये हमारी क्या होती है, लंबाई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लो। प्रश्न में क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो लंबाई किस पर निर्भर है, चौड़ाई पर, तो किसको पहले मानना पड़ेगा, चौड़ाई को। तो माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि 2x होगी, ठीक है। चौड़ाई कितनी होगी, 2x होगी। ये चीज़ हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या बोला है, क्षेत्रफल कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 800 मीटर स्क्वायर हो दिया है। बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि बगिया तो आयताकार है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, वो हमें दे रखा 800 मीटर। तो लंबाई कितना है हमारे पास, 2x, चौड़ाई कितना है, x। तो यहाँ से हमें मिल गया 2x स्क्वायर बराबर 800, यानी कि 400, 2 चौके 8 है ना, तो x स्क्वायर का मान कितना है, 400। तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 400 का वर्गमूल। तो x का मान क्या आ जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, ठीक है। तो x के मान आपके पास दो हैं, एक तो प्लस का 20 है, एक माइनस के 20 है, बट ये मान हमारा अमान्य है,
क्योंकि भुजाओं का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। आप थोड़ी ना बोलते ये अरे रोहन -5 सेंटीमीटर लंबा है, बोलते हो क्या कभी ऐसा? तो यह मान्य है। तो जो x का मान होगा वो 20 होगा। ठीक है, ये सही उत्तर है, ये हमारा सही उत्तर है। अतः चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई को आपने x माना था, यानी कि चौड़ाई होगी आपकी 20। और लंबाई कितनी होगी? लंबाई हमारे पास था 2x, तो 2x का मान है 20, तो 20 तो नहीं 40 मीटर। चौड़ाई होगी 20 मीटर, लंबाई होगी 40 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास, आराम से मिल गया। अब ये चीज़ हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये सॉल्वेबल था। अब फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी कि अस्तित्व ज्ञात करना है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, दो मित्र हैं, मित्र हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, ये प्रथम मित्र है, ये द्वितीय मित्र हैं। दोनों की आयु का जो योगफल है ना, वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20 वर्ष। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना प्रथम मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, तथा द्वितीय मित्र की आयु क्या होगी? द्वितीय मित्र की आयु क्या होगी? अगर मैं बोलूँ राम और श्याम की आयु का जो योगफल है वो 10 वर्ष है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ राम की आयु 3 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? बस सर आपने क्या बोला, राम और श्याम की आयु 10 वर्ष है, अगर राम की आयु 3 वर्ष है तो श्याम की आयु 7 वर्ष होगी। तो आपने कैसे निकालना? कुल में से राम की आयु को माइनस कर देंगे, तो ये प्लस का उधर के माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या जाएगा? 7। तो वही काम यहाँ पे होगा। द्वितीय मित्र की आयु क्या होगी? हमें 20 में से क्या माइनस करना होगा? x। ठीक है, तो पहली मित्र की आयु x वर्ष है, द्वितीय मित्र की आयु 20 - x वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाऊँ प्रथम शर्तानुसार, मतलब 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु देखो, पहले मित्र की आयु अभी x है। पूर्व में क्या होता है? माइनस करते हैं और पश्चात में जोड़ते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले। तो जब भी पूर्व लिखा है तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। अभी x वर्ष, 4 वर्ष पूर्व कितना होगा? x - 4 वर्ष। ठीक है, अभी आपकी जितनी भी आयु होगी, अगर आपकी अभी आयु 10 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी? 6 वर्ष, घटा दिया आपने। तो अभी उसकी आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पहले क्या होगी? x - 4। और द्वितीय मित्र की आयु क्या होगी? द्वितीय मित्र की आयु ये पहले थी, इसमें से और 4 कम कर दो, यानी कि 16 - x। 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 आएगा। प्रश्नानुसार इस स्थिति में आयु का जो गुणनफल है, ठीक है, इस स्थिति में जो आयु का गुणनफल है, प्रश्न में क्या बोला है? 20 वर्ष है, सॉरी 48। देखो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, आयु का गुणनफल 48 है, मतलब इस स्थिति में, मतलब 4 वर्ष पूर्व ये प्रथम मित्र और ये द्वितीय मित्र, इनकी आयु को अगर गुणा किया जाए तो 48 आएगा। तो देखिए क्या होगा? x - 4
16 माइनस एक्स किसके बराबर है 48। अब हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो x को गुणा करो 16 से तो कितना आ गया 16x, x को गुणा करो x से तो माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 4 से गुणा करेंगे 16 चक्को 64 माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर गुणा को एक्स स्क्वायर वाले पद को प्लस में रखना होता है, तो उसको उठाकर उस तरफ ले जाऊँ। 48 पहले से मौजूद है यहाँ पर, ये माइनस की तरह के प्लस का हो गया, ये माइनस की तरह के प्लस का हो गया, ठीक है। ये 16x प्लस का है, ये 4x आपका प्लस का है, 20x इधर आके क्या होगा माइनस के 20x। तो ये हमारे पास ढंग से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 20x। इसको देखो ये प्लस के 48 है और ये प्लस के 64 है, तो 8 और 4 12 हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 और 1 11। तो ये द्विघात समीकरण बनी। अब स्थिति संभव है या नहीं, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा डी, यानी कि विविक्तकर। यहाँ ए का मान क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ भी जब नहीं होता तब 1 होता है। बी का मान कितना है माइनस के 20 और सी का मान है माइनस के 112। अगर डी का मान माइनस में आ जाता है, ऋणात्मक आता है, तो यह स्थिति संभव नहीं होगी, और अगर प्लस में आ जाए तो संभव होगी, ठीक है। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस के 20 का वर्ग, 4 ए कितना है 1, सी कितना है माइनस के 112, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। सो देखो हमसे गड़बड़ हो रही थी, ये प्लस का था ना, प्लस का होगा ना, इसे हम माइनस में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो 20 को 20 से गुणा करोगे तो 400 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 448, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 48 यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। तो आप पीछे क्या लिखेंगे, चूँकि टी का मान ऋणात्मक है अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जब स्थिति ऐसी संभव ही नहीं तो हम आंसर कहाँ से निकालें, क्योंकि स्थिति जब संभव होगी तभी हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पे। कह रहे हैं क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बोला है कि क्षेत्रफल हमारा कितना है 80 मीटर है, और परिमाप हमारा 80 मीटर है और क्षेत्रफल हमारा 400 मीटर है, तो इस तरीके के पार्क को बनाना संभव है। अब पार्क बनाना है, पार्क जो भी बनेगा वर्ग है आयत है ये नहीं बोला है क्वेश्चन ने, यही इसका फ़र्क है। तो सपोज करो ये हमारे पास पार्क है, पार्क चाहे आयत का बने या वर्ग का बने, उसकी लंबाई होगी उसकी चौड़ाई तो ज़रूर होगी। ये हमारा पार्क है, ये इसकी मान लेते हैं कि ये लंबाई है और ये क्या हमारी चौड़ाई है, ठीक है। और दिया क्या है प्रश्न में, दिया है पार्क का परिमाप 80 मीटर और पार्क का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। माना पार्क की लंबाई को मान लेते हैं, लंबाई को हमने मान लिया कि वो x मीटर है। अब पार्क की परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, चारों तरफ से इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। ये लंबाई है तो भाई ये भी तो लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी तो चौड़ाई होगी। तो अगर पार्क में देखा जाए तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई
प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होगा परिमाप। यानी कि लंबाई कितनी बार, 2 बार, ठीक है, 2 लंबाई। चौड़ाई कितनी बार है, 2 बार, 2 चौड़ाई। उभयनिष्ठ क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और पार्क की परिमाप तो हमें दी हुई है 80 मीटर। ये 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। 2 चौके 8, 0, 40 आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमें तो लंबाई हमने पहले ही मान रखी है, पार्क की लंबाई को हमने क्या माना है, x मीटर। तो ये प्लस का x इधर के क्या होगा, माइनस का x। तो हमारे पास चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40 माइनस x का। पार्क की लंबाई हमने x मानी थी, पार्क की जो चौड़ाई है वो 40 माइनस x आई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो हमें क्या दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है। अतः पार्क का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारे पास, 400। लंबाई कितनी है हमारे पास, x, और क्षेत्रफल हमारे पास तो चौड़ाई कितनी है, 40 माइनस x। x को अंदर गुणा करो, 40 गुणा x 40x, x गुणा x माइनस के x स्क्वायर। तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस का इस तरह आके क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है 400। इस तरफ कुछ बचा ही नहीं क्योंकि सबको उठाकर इस तरफ ला चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। तो ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अब स्थिति के लिए क्या करते हैं, स्थिति के लिए डी निकालो, ठीक। यहाँ ए एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, बी कितना है, एक्स का गुणांक माइनस का 40 है, और सी हमारे पास क्या है, 400, ठीक है। तो व्यक्तिकर डी बराबर सूत्र आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी हमारे पास कितना, माइनस के 40 का वर्ग माइनस 4a, सी कितना है, 4। तो बी कितना, 40 का वर्ग कितना होता है, माइनस का वर्ग प्लस चौचक को 16 डबल 0, चौचक को 16 डबल 0, 16 में से 16 गया 0, डी का मान आ गया 0, चूँकि डी का मान 0 है, अतः यह स्थिति संभव है। क्योंकि संभव तभी होता है जब डी का मान या तो 0 आए या 0 आए। तो 0 आया है तो हमारा स्थिति क्या है, संभव है। और जब 0 आता है तो क्या होता है, बराबर मूल्य, ठीक, याद आ गया। अब मैंने आपको अभी एक टिप्स दिया था कि जब भी आप स्थिति निकालो तो हमेशा हल करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करो, द्विघात सूत्र का। अतः द्विघात सूत्र से x का मान क्या होता है, माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a, शॉर्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उसकी जगह हम d रख सकते हैं। b कितना है, माइनस के 40 प्लस माइनस d हमारा कितना है, 0, a हमारा 1 है, माइनस माइनस प्लस, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 2 1 कम 2। तो किसी भी संख्या में चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, 0 तो वही रहता है। तो x का मान यहाँ पर 40 रहेगा, 40 बट्टा 2, क्योंकि प्लस का लो केस या माइनस का लो केस, क्योंकि यहाँ 0 है, 40 प्लस 0 पे 40 रहेगा, 40 माइनस 0 पे 40 रहेगा। तो सीधा मैंने 40 लिख दिया, प्लस चिन्ह लेने पे माइनस चिन्ह लेने पे ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। 2 दूनी 4, 0। तो x का मान कितना आ गया, 20।
ठीक है। सो देखो x आपने क्या माना था इस क्वेश्चन में, बगिया की चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी कितनी होगी 20 मीटर, और हमारी लंबाई कितनी आई थी, सॉरी कहाँ है, ये है क्वेश्चन ना, सॉरी हमने लंबाई मानी थी 20, गलत, वो दूसरी फिगर आ गया था मेरे पास है ना। तो हमारे पास लंबाई कितनी आई है, x माना था यानी कि 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई हमारी कितनी थी 40 माइनस x, चौड़ाई 40 माइनस x का मान कितना है 20, तो 40 में से 20 घटाओगे तो 20 मीटर, ठीक है। लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। अब एक आइडिया हमें ये लग रहा है कि भाई लंबाई और चौड़ाई का मान समान है, तो आप अपनी तरफ से लिख दीजिए, चूँकि लंबाई व चौड़ाई समान है अतः पार्क एक वर्ग होगा। ये अपनी तरफ से जोड़ दो तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा। और बाई चांस आपके किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जामिनर के माइंड में एक प्लस पॉइंट इन्वॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं। तो कहीं पर अगर बाई चांस कोई मिस्टेक भी हो जाता है ना, तो वहाँ पर आपको वो मिस्टेक को इग्नोर करके पूरे मार्क्स दे देते हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि एक प्लस इम्पैक्ट बिठा पाए हम एग्जामिनर के माइंड पे, इसका भी एक बेनिफिट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।